Good morning, viewers. Welcome to Judicial Study Center. आज का टॉपिक है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में जुरिडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स, सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार। इससे संबंधित प्रोविजन सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 9 के अंतर्गत दिया गया है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 9 प्रावधान करती है कि सिविल न्यायालय को सिविल प्रकृति के सभी वादों के विचारण का क्षेत्राधिकार होगा, सिर्फ ऐसे वादों को छोड़कर जिसको स्पष्टतः या विवक्षित रूप से मना कर दिया गया है। तो अब इसमें देखें कि जो शब्द आया है कि सिविल न्यायालय को सिविल प्रकृति के सभी वादों के विचारण का क्षेत्राधिकार होगा। तो अब सबसे पहला प्रश्न यही है कि व्हाट इज जुरिडिक्शन। सबसे पहली चीज हम लोग देखेंगे कि जुरिडिक्शन अर्थात क्षेत्राधिकार होता क्या है। अब जुरिडिक्शन टर्म को कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। सामान्यतया किसी भी न्यायालय को किसी प्रकरण को विचारण करने का, उसका न्याय निर्णय करने का जो शक्ति एवं अधिकार होता है उसी को क्षेत्राधिकार कहा जाता है। हर कोर्ट से अपेक्षा की जाती है कि वह किसी भी प्रकरण को विनिश्चित कर रहा है तो सबसे पहले देखना चाहिए कि उस प्रकरण को विनिश्चित करने का, डिसाइड करने का उसको जुरिडिक्शन है कि नहीं है। किसी प्रकरण को विनिश्चित करने के लिए कोर्ट का जुरिडिक्शन का होना कंडीशन प्रेसिडेंट है, पूर्ववर्ती शर्त है। यदि क्षेत्राधिकार के अभाव में कोर्ट कोई भी आर्डर, जजमेंट, डिक्री को पारित करती है तो ऐसा आर्डर, जजमेंट, डिक्री प्रारंभतः नलिटी होता है, प्रारंभतः वह शून्य होता है। अर्थात क्षेत्राधिकार का अभाव, लैक ऑफ जुरिडिक्शन, एक बहुत गंभीर दोष माना जाता है। लैक ऑफ जुरिडिक्शन में कोर्ट कोई भी इफेक्टिव आर्डर, जजमेंट, डिक्री को पारित नहीं कर सकती है। यदि कोर्ट लैक ऑफ जुरिडिक्शन में कोई आर्डर, जजमेंट, डिक्री को पारित करती है तो ऐसे आर्डर, जजमेंट, डिक्री को प्रोसीडिंग के किसी भी स्टेज पर उसको चैलेंज किया जा सकता है। इवन जो कोलेटरल प्रोसीडिंग होती है, जो एक्सक्यूशन प्रोसीडिंग होती है, वहाँ भी उसको चैलेंज किया जा सकता है और ऐसे आर्डर, जजमेंट, डिक्री को सेट असाइड कराया जा सकता है। जबकि सामान्य नियम क्या है कि जो एक्सक्यूशन कोर्ट के बारे में कहा जाता है कि एन एक्सक्यूशन कोर्ट कैन नॉट गो बिहाइंड द डिक्री, कि जो निष्पादन न्यायालय होता है वह डिक्री पारित करने वाले न्यायालय की गुणवत्ता की जांच नहीं कर सकता है। निष्पादन न्यायालय का क्षेत्र बहुत सीमित होता है। निष्पादन न्यायालय से अपेक्षा की जाती है कि जिन शर्तों पर कोर्ट ने डिक्री पारित किया है उन्हीं शर्तों के अनुसार उस डिक्री का सिर्फ उसको निष्पादन करा देना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं यदि क्षेत्राधिकार के अभाव में कोर्ट ने कोई डिक्री पारित किया है तो एक्सक्यूशन कोर्ट में भी इसको चैलेंज किया जा सकता है और इसको सेट असाइड कराया जा सकता है। यहाँ पर दूसरी चीज, एक चीज ध्यान रखना है, दो शब्द आता है, एक लैक ऑफ जुरिडिक्शन, क्षेत्राधिकार का अभाव,
और दूसरा शब्द आता है क्षेत्राधिकार का इर्रेगुलर एक्सरसाइज, क्षेत्राधिकार का अनियमित प्रयोग। ध्यान रखना है कि क्षेत्राधिकार का जो अनियमित प्रयोग है न्यायालय के क्षेत्राधिकार की उपलब्धता का संकेत करता है। अतः कोई भी न्यायालय है और यदि न्यायालय के द्वारा कोई आर्डर जजमेंट डिक्री को पारित कर दिया जाता है और उस आर्डर जजमेंट डिक्री को पारित करने के लिए उसको क्षेत्राधिकार प्राप्त है, तो उस क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में यदि उससे किसी प्रकार की कोई इर्रेगुलरिटी हो जाती है तो आर्डर जजमेंट डिक्री के ऊपर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। केवल मात्र ये देखा जाता है कि कोर्ट को प्रकरण को विनिश्चित करने का जुरिडिक्शन है कि नहीं है। यदि कोर्ट को प्रकरण को विनिश्चित करने का जुरिडिक्शन है तो कोर्ट हैज एब्सोल्यूट पावर टू डिसाइड एनी मैटर राइटली और रॉन्गली। अर्थात कोर्ट के आर्डर जजमेंट डिक्री से कोई पीड़ित व्यक्ति है, आगे उसको रेमेडी बताया गया है कि वह अपील में जा सकता है, अपील का प्रोविजन नहीं है, वह रिवीजन में जा सकता है। केवल देखा क्या जाता है, सिर्फ मात्र ये देखा जाता है कि कोर्ट जिस प्रकरण को विनिश्चित कर रहा है उस प्रकरण को विनिश्चित करने का उसको जुरिडिक्शन है कि नहीं है। तो किसी प्रकरण को विनिश्चित करने के लिए न्यायालय का क्षेत्राधिकारवान होना ये प्रथम आवश्यक शर्त है। अब दूसरा सवाल ये उत्पन्न होता है कि ये जो जुरिडिक्शन है इस जुरिडिक्शन का डिटर्मिनेशन कैसे किया जाएगा, क्षेत्राधिकार का निर्धारण कैसे किया जाएगा। तो जुरिडिक्शन का डिटर्मिनेशन कैसे किया जाएगा, इसका सिर्फ मात्र एक तरीका होता है कि जब न्यायालय के समक्ष प्लेंटिफ के द्वारा कोई प्लेंट दाखिल किया जाता है और उस प्लेंट का जो वैल्यूएशन किया गया है, जो मूल्यांकन किया गया है, उसके मूल्यांकन को देख करके कोर्ट यह डिसाइड करती है कि उस प्रकरण को उसको विनिश्चित करने का क्षेत्राधिकार है कि क्षेत्राधिकार नहीं है। तो क्षेत्राधिकार के निर्धारण का सिर्फ एक तरीका होता है कि न्यायालय के समक्ष जो वाद पत्र को प्रस्तुत किया जाता है और जो वाद पत्र का मूल्यांकन किया गया है, वाद पत्र के मूल्यांकन को देख करके कोर्ट यह निश्चित करती है कि इस प्रकरण को विनिश्चित करने का उसको क्षेत्राधिकार है कि क्षेत्राधिकार नहीं है। तीसरी चीज इसमें जो ध्यान रखना है वो है काइंड्स ऑफ जुरिडिक्शन, अर्थात क्षेत्राधिकार कितने प्रकार का होता है। काइंड्स ऑफ जुरिडिक्शन, तो अब देखेंगे कि जो क्षेत्राधिकार है ये क्षेत्राधिकार 4 प्रकार का होता है। सबसे पहला जो है वह है लोकल जुरिडिक्शन। लोकल जुरिडिक्शन अर्थात स्थानीय क्षेत्राधिकार और टेरिटोरियल। तो एक जो क्षेत्राधिकार का प्रकार है लोकल जुरिडिक्शन या टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। दूसरा जो जुरिडिक्शन का प्रकार है वो है पेकुनरी जुरिडिक्शन। पेकुनरी जुरिडिक्शन अर्थात आर्थिक क्षेत्राधिकार। और तीसरा जो जुरिडिक्शन का काइंड्स पढ़ेंगे वो देखेंगे वो है सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर ऑफ जुरिडिक्शन अर्थात विषय वस्तु संबंधी क्षेत्राधिकार। और चौथा जो जुरिडिक्शन का काइंड बताया गया है वो है ओरिजिनल एंड अपीलेट जुरिडिक्शन अर्थात मूल एवं अपीली क्षेत्राधिकार। क्षेत्राधिकार 4 प्रकार का होता है, लोकल जुरिडिक्शन और टेरिटोरियल जुरिडिक्शन।
अर्थात हर कोर्ट का लोकल जुरिडिक्शन निर्धारित किया गया है और हर कोर्ट से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने लोकल जुरिडिक्शन के अंतर्गत रहते हुए ही वह उस प्रकरण को विनिश्चित करे। जैसे अब यदि जनपद न्यायालय है तो जनपद के अंतर्गत जो भी विवाद उत्पन्न होता है वह उसको ग्रहण करने का, उसकी सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार रखता है। तो हर कोर्ट का लोकल जुरिडिक्शन निर्धारित किया गया है। इसी तरीके से हाई कोर्ट है तो राज्य के पूरे भू क्षेत्र पर उसको क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है कि राज्य के भीतर कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो हाई कोर्ट को उस पर जुरिडिक्शन है। तो हर कोर्ट का एक लोकल जुरिडिक्शन होता है और कोर्ट से अपेक्षा की जाती है कि उस लोकल जुरिडिक्शन के अंतर्गत रहते हुए उसको प्रकरण को विनिश्चित करना चाहिए। इसी प्रकार से दूसरा है पेकुनरी जुरिडिक्शन, आर्थिक क्षेत्राधिकार। पेकुनरी जुरिडिक्शन से संबंधित प्रोविजन सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 6 के अंतर्गत किया गया है और धारा 6 प्रत्येक कोर्ट से अपेक्षा करती है कि वह अपने आर्थिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रहते हुए वह प्रकरण को विनिश्चित करे। अब यहाँ पर प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि कोर्ट का पेकुनरी जुरिडिक्शन क्या है। तो कोर्ट का जो पेकुनरी जुरिडिक्शन है, सबसे पहले जो सिविल जज जूनियर डिवीजन होता है उसका पेकुनरी जुरिडिक्शन 5 लाख रुपया निर्धारित किया गया है। अर्थात सिविल जज जूनियर डिवीजन 5 लाख तक रुपए का आर्थिक क्षेत्राधिकार रखता है। 5 लाख रुपए से अधिक जो मामला होता है अब उस पर विचारण करने का क्षेत्राधिकार किस कोर्ट को होगा, तो सिविल जज सीनियर डिवीजन। और सिविल जज सीनियर डिवीजन के आर्थिक क्षेत्राधिकार को अनलिमिटेड उसको बना दिया गया है। लेकिन ध्यान रहे कि 25 लाख रुपए से जो अधिक के मामले होते हैं उसको डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जज के पास भेजा जाता है और डिस्ट्रिक्ट जज जिस कोर्ट को उचित समझती है उसको विचारण करने के लिए उसको वह रेफर कर देती है। तो सिविल जज जूनियर डिवीजन का आर्थिक क्षेत्राधिकार 5 लाख रुपए तक सीमित है। सिविल जज सीनियर डिवीजन है, इसका आर्थिक क्षेत्राधिकार अनलिमिटेड कर दिया गया है। साथ ही साथ जनपद न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, इनका भी जो आर्थिक क्षेत्राधिकार है वह अनलिमिटेड है। अब एक कोर्ट आप पढ़ते हैं स्मॉल काजेज कोर्ट, लघुवाद न्यायालय। तो लघुवाद न्यायालय का जो आर्थिक क्षेत्राधिकार है वह केवल 5,000 रुपये तक सीमित है, लेकिन किराएदारी के मामले में यह इसका विस्तार 25,000 रुपये तक है। तो अब ये कोर्ट का पेकुनरी जुरिडिक्शन निर्धारित कर दिया गया है और कोर्ट से अपेक्षा की जाती है कि वह आर्थिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रहते हुए अपने प्रकरण को विनिश्चित करे। अब तीसरा आता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ जुरिडिक्शन, विवाद की विषय वस्तु संबंधी अधिकारिता। तो अब विषय वस्तु संबंधी अधिकारिता का तात्पर्य यहाँ पर है कि हर न्यायालय को हर तरीके के वाद की विषय वस्तु को ग्रहण करने का और उसका विचारण करने का उसको अधिकार नहीं है। जैसे अब लघुवाद न्यायालय है तो अब संपत्ति के विभाजन से संबंधित मामला कोई है, यहाँ पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित कोई मामला है, तो अब ऐसे मामले का, ऐसे विषय वस्तु का निर्धारण करने की अधिकारिता स्मॉल काजेज कोर्ट को नहीं है। स्मॉल काजेज कोर्ट में जो मुकदमा ले आया जाता है वो केवल किराए की वसूली के लिए ले आया जाता है, किराएदार को बेदखल करने के लिए वाद लाया जाता है। तो अब जो स्मॉल काजेज कोर्ट है ये इससे किराए से संबंधित कोई मामला है, किराएदार के बेदखली से संबंधित कोई मामला है, केवल उसी को विचारण का वो क्षेत्राधिकार रखता है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि जैसे प्रोबेट से संबंधित कोई मामला है
विवाह से संबंधित कोई मामला है, गार्जियनशिप से संबंधित कोई मामला है, वसीयत से संबंधित कोई मामला है, तो इस विषय वस्तु पर केवल जो जनपद न्यायालय होता है उसी को क्षेत्राधिकार प्राप्त है। जनपद न्यायालय ही उस पर विचारण की अधिकारिता ऐसे विषय पर रखता है। इसी तरीके से जो चौथा प्रकार देख रहे हैं वो ओरिजिनल एवं अपीलेट जुरिडिक्शन। तो कुछ कोर्ट ऐसे हैं जो केवल ओरिजिनल जुरिडिक्शन रखते हैं और कुछ कोर्ट ऐसे हैं कि ओरिजिनल के साथ साथ वह अपीलेट जुरिडिक्शन भी रखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अब सिविल जज जूनियर डिवीजन है या स्मॉल काजेज कोर्ट है, तो ये केवल ओरिजिनल कोर्ट हैं, अर्थात ओरिजिनल केवल जुरिडिक्शन को रखते हैं। इनके यहाँ कोई भी अपील प्रस्तुत नहीं की जाती है। लेकिन दूसरी तरफ सिविल जज सीनियर डिवीजन है, जनपद न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ ऐसे मामले होते हैं जिसमें इनको ओरिजिनल जुरिडिक्शन भी प्रदान किया गया है और इनके यहाँ अपील को भी प्रस्तुत किया जाता है। इसीलिए मूल एवं अपीलीय क्षेत्राधिकारिता भी बनाई गई है। तो ये कुल मिलाकर के आज के टॉपिक के अंतर्गत आपको बताए कि जुरिडिक्शन क्या है, जुरिडिक्शन का डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है और जुरिडिक्शन कितने प्रकार का होता है। बस आज यहीं पर ये टॉपिक स्टॉप करते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल।